Good morning, students. Students, today I want to discuss that how the process of transcription takes place in case of the prokaryotes. Since we know that what is transcription and what is a transcriptional unit, we already discussed about it. So I am not wasting much more time to explain all the previous concepts. So I am coming to the topic that how the transcription process takes place in the case of the prokaryotic cells. Now, since we know that DNA dependent RNA polymerase is the single enzyme that catalyzes the transcription of all types of bacterial RNA, means there will be a there will be an enzyme which will be required for the process of the transcription, and the enzyme is DNA dependent RNA polymerase. In this or in other sense, we can say that एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए बनेगा उसका जो पॉलीमराइजेशन करेगा, यानी उसमें जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करेगा, वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा. ठीक है. नाउ कभी भी अगर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही होती है प्रोकैरियोट्स में, it completes into three different steps. And what are these steps? Initiation, elongation and termination. Today I will explain all three steps: what happens in the initiation, what happens in the elongation, and what happens in the termination. So I am discussing the very first one, initiation process. Actually, what happens in the initiation process? In the initiation process, the RNA polymerase, means DNA dependent RNA polymerase, binds to the promoter and initiates transcription by associating transiently with initiation factor sigma factor. ठीक है. एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज है, एंजाइम है, ये कहाँ पे जाके बाइंड होता है? ये प्रमोटर रीजन पे जाके बाइंड होता है. ठीक है. और जब भी प्रमोटर पे जाकर के बाइंड होगा तब जाकर के ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनिशिएट होगी. अब इसको प्रमोटर रीजन पे बाइंड करने के लिए, एसोसिएट करने के लिए एक एडिशनल फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, and the additional factor is called as initiation factor and it is represented by sigma. ठीक है. It uses nucleoside triphosphate as a substrate and polymerizes in the template dependent fashion, obeying the rule of the complementarity. If you will recall in your mind, आपने पढ़ा था कि जब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तो आपने को याद होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में एक पेरेंटल स्ट्रैंड तो टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है और वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है. सिमिलरली यहाँ पर भी आपका जो डीएनए का जो स्ट्रक्चरल जीन का जो स्ट्रैंड आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन कर रहा है, इट विल एक्ट लाइक ए टेम्पलेट और वो अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा आरएनए की फॉर्म में. ठीक है. तो यहाँ पर आरएनए को बना, आरएनए क्या है? आरएनए लाइक डीएनए, आरएनए भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. ठीक है. इसमें भी कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ने हैं. तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट का मतलब जो आपस में जुड़ेंगे उनको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे. तो यहाँ पर सबस्ट्रेट के तौर पे कौन काम करता है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि सीधी सी बात है कि ट्राइफॉस्फेट जो होगा उसमें से फॉस्फेट रिलीज होगा, तब जा कर के क्या होगा, आपके दो फॉस्फेट रिलीज होंगे, तब जाके ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जो रिलीज होगी वो पॉलीमराइजेशन के काम को, यानी पॉलीमराइजेशन या डीएनए आरएनए के बनते समय न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. ठीक है. इट ऑल्सो ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी. इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूस इलोंगेशन. इसके अलावा जो एनर्जी जो रिलीज़ होती है उस एनर्जी की मदद से जो डीएनए का जो हेलिक्स है, यानी जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो ओपन होता है और इलोंगेशन की प्रोसेस कंटिन्यू होती है. नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द इलोंगेशन? इलोंगेशन वेरी सिंपल. चेन इलोंगेशन, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन लगातार बढ़ते चले जाएगी, इसे ही बोलेंगे चेन इलोंगेशन. ठीक है. द चेन इलोंगेशन हमेशा, यू नो वेरी वेल दैट कि चेन इलोंगेशन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'. यानी हमेशा जो नई चेन बनेगी उसमें 5' एंड से आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ना शुरू हो जाएंगे और कहाँ की ओर जुड़ते चले जाएंगे? 3' एंड की ओर. यानी क्या होगा, 5' एंड पे पहला आपका न्यूक्लियोटाइड आएगा, उसके बाद दूसरा इससे जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा, चौथा जुड़ेगा, पांचवा जुड़ेगा, सो ऑन. ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जुड़ते चले जाएगी, इसका इलोंगेशन होता चला जाएगा. तो यानी कि इलोंगेशन का डायरेक्शन क्या रहा? 5' to 3'. ठीक है. एंड द ट्रांसक्रिप्शन बबल ट्रेवल्स विद द आरएनए पॉलीमरेज. और इस तरह से एक ट्रांसक्रिप्शनल बबल बनता है और वो बबल आपके 5' एंड से 3' एंड की ओर चलता रहता है और इसके साथ साथ आरएनए पॉलीमरेज भी आगे की ओर बढ़ता चला जाता है. ठीक है. द आरएनए पॉलीमरेज आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन लूजेज द
सिग्मा फैक्टर। और जब एक बार ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है यानी इलोंगेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ था वो इससे रिलीज हो जाता है, ठीक है। और साथ में पॉलीमराइजेशन की जो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है आरएनए की फॉर्म में वो कंटिन्यू आगे की ओर होता चला जाता है, ठीक है। नाउ द आफ्टर दैट द थर्ड स्टेप्स टेक प्लेस। नाउ व्हाट हैपेंस इन द थर्ड स्टेप when the RNA polymerase reaches to the terminator region। अब RNA polymerase एक एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पॉलीमराइजेशन करता चला जाएगा करता चला जाएगा करता चला जाएगा एंड फाइनली इट विल रीच इनटू द टर्मिनेटर रीजन। और जब ये टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंचेगा डीएनए के तो वहाँ पर जो डीएनए के सीक्वेंस होंगे उनमें वो जीसी रीच होंगे, जी मतलब ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन, ठीक है। और वहाँ पर एक आपका हेयर पिन लाइक, जैसे आपका हेयर पिन होती है ना यू शेप की, एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा and it has a hairpin like structure that nascent RNA separates and the RNA polymerase falls off। तो यहाँ पे क्या होता है आपका RNA polymerase इलोंगेशन करता गया कहाँ पहुँच गया ये टर्मिनेटर रीजन के पास पहुँच गया एंड टर्मिनेटर रीजन जो है इट विल बी जीसी रिच। और जीसी रिच होने के साथ साथ इसके पास हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होगा, हेयर पिन मतलब यू शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। नाउ लेटर ऑन आई विल शो यू इन द डायग्राम, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स द नेसेंट आरएनए, जो बिल्कुल नेसेंट मतलब जो नया आरएनए बना हुआ है वो डिटैच हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा एंड आरएनए पॉलीमरेज फॉल ऑफ हो जाएगा। जिस तरह से इनिशिएशन की प्रोसेस के लिए एक एडिशनल फैक्टर सिग्मा की रिक्वायरमेंट थी, इसी तरह से टर्मिनेशन करने के लिए भी यानी आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए के टर्मिनेटर रीजन पे डीएनए से सेपरेट करने के लिए एक एडिशनल फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है एंड एडिशनल फैक्टर इज कॉल्ड एज रो फैक्टर, ठीक है। द आरएनए पॉलीमरेज is only capable of the catalyzing of the process of elongation, but it associates transiently with initiation factor sigma and termination factor rho to alter own specificity to initiate and to terminate the process of the transcription respectively, ठीक है। now in prokaryotes the mRNA does not require any processing to become active। तो अब देखो मैंने पहले ही कहा था कि आपका क्या पॉलीसिस्टोनिक होता है बेसिकली प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया के केस में, तो इसमें कोई इंट्रॉन कोई एक्सॉन का बवाल तो बीच में होता नहीं है, ठीक है। सो क्या होता है इन प्रोकैरियोट्स इन प्रोकैरियोट्स एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। तो जो एमआरएनए बन गया वो फुल एंड फाइनल एमआरएनए बनेगा, इसकी कोई प्रोसेसिंग इसमें काट छाँट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो क्या होता है एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव एंड बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। तो एक ही बार में जब थोड़ा बहुत भी अगर आपका एमआरएनए बन चुका है तो इसके साथ साथ ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो कोई सेलुलर बाउंड्री है ही नहीं, ऐसा कोई बाउंड्री है ही नहीं कि न्यूक्लियर बाउंड्री है, न्यूक्लियस से एमआरएनए को निकलना है फिर राइबोसोम के पास पहुँचना है, इतनी कोई बाउंड्रीज़ है नहीं। साइटोप्लाज्म में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, आपका जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद है, राइबोसोम भी वहीं प्रेजेंट है, तो साथ साथ दोनों की दोनों प्रोसेस एक साथ चलते रहती हैं, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव and both transcription and translation take place in the same compartment as there is no separation of nucleus and cytosol in bacteria। So in this way we studied there are three different steps in the transcription process in case of the prokaryotes: initiation, elongation and termination। Now here in this figure you can observe all these things, so it is mentioned here therefore translation can start much before the mRNA is fully ट्रांसक्राइब। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पहले कहा कि एमआरएनए का पूरा बनना ज़रूरी नहीं है, जब थोड़ा बहुत एमआरएनए बन भी गया होता तो उसके साथ साथ ट्रांसलेशन की प्रोसेस एक साथ चल सकती है इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। नाउ हेयर इन द फिगर यू कैन ऑब्जर्व हेयर, ये आप देख रहे हैं कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रैंड की पोलरिटी 3' to 5' है, दूसरे की पोलरिटी 5' to 3' है। तो जिसकी पोलरिटी 5 to 3' है वो तो आपका कोडिंग स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, जिसका ट्रांसलेशन की ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में कोई भी भागीदारी नहीं है, ठीक है। सॉरी ये आपका क्या हो गया, कोडिंग स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है वो आपका टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, कौन 3' to 5'। अब आप देख सकते हैं इनिशिएशन प्रोसेस, फर्स्ट जो आपकी प्रोसेस है वो इनिशिएशन प्रोसेस है। यू आर ऑब्जर्विंग हेयर अ सिग्मा फैक्टर इज़ कमिंग, ठीक है। एंड सिग्मा फैक्टर जो है वो आपका एक ओवल शेप के स्ट्रक्चर जिसको कि हम आरएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं इसके साथ एसोसिएट हो गया है। अब ये सिग्मा फैक्टर की प्रेजेंस में आरएनए पॉलीमरेज आप देखेंगे ये प्रमोटर रीजन के साथ जाकर के ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाले फिगर आप इलोंगेशन देख रहे हैं, तो आप इलोंगेशन में आप देख रहे हैं एक बबल सा बन रहा है बीच में, ठीक है। एंड जो बबल बन रहा है ये बबल देखो आगे आपका 3' एंड पे बना होगा, 3' एंड से बढ़ते बढ़ते बढ़ते
ये आपका बीच तक पहुंच चुका है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सिग्मा फैक्टर डी अटैच हो चुका है। ठीक है, और एक नेसेंट आरएनए साथ साथ सिंथेसाइज होता चला जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पूरी होते चले जा रही है, तो वहाँ पर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दोबारा से बनता चला जा रहा है। तो ये बबल आगे की ओर ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, और बबल कहाँ तक ट्रैवल करेगा आप देखेंगे, ये टर्मिनेशन की प्रोसेस में आपका टर्मिनेटर रीजन तक क्या करेगा, पूरा बबल ट्रैवल करेगा। जैसे टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा तो जीसी रिच रीजन होगा, और वहाँ पे आपका एक एडिशनल फैक्टर आके जुड़ेगा जिसको रो फैक्टर बोलते हैं। रो फैक्टर जैसे ही ऐड होगा वैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज से डिटैच हो जाएगा आपके डीएनए के स्ट्रैंड से। जैसे ही ये डिटैच होगा तो आगे की पॉलीमराइजेशन रुक जाएगी, और जो नेसेंट आरएनए यानी न्यूली सिंथेसाइज आरएनए है वो इससे सेपरेट आउट हो जाएगा। सो हेयर आर 3 डिफरेंट स्टेप्स। आपका पहला था इनिशिएशन, दूसरा था इलोंगेशन, और तीसरा था टर्मिनेशन। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। ठीक है, इफ यू स्टिल यू विल फील एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।